नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ज्ञान कुंडली की जो श्रृंखला है, जो कुंडली ज्ञान हम बोल रहे हैं, उस श्रृंखला में ये मेरा 4th वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? हमने घरों के बारे में पढ़ा, घर, भाव, हाउसेस जिसको आप बोल देते हैं। दूसरा, ये मैंने फिक्स किए हुए हैं, घर कभी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। अगर पोजीशन चेंज होगी तो राशियों की होगी और उन्हीं के हिसाब से वो कुंडली जानी जाएगी। और देखिए, यहाँ सबसे पहला जो ये घर है, इसको यहाँ लग्नेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी राशि आ जाएगी उसके हिसाब से ये कुंडली मानी जाएगी। ठीक, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रहों की प्रवृत्ति के बारे में बताया, उनकी नेचर के बारे में बताया। मैंने ये भी बताया कि कौन सी दिशाओं में ये बली होंगे, जैसे बुध और बृहस्पति यहाँ पर होंगे, शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर होंगे, शनि यहाँ पर होंगे और मंगल और सूर्य इस दिशा में बली होंगे। इसको पूर्व दिशा बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, अथवा या दक्षिण दिशा हम बोलते हैं। तो दोस्तों, इतना हमने पता कर लिया है। एक छोटी सी बात और ग्रहों के बारे में बताते हुए फिर आगे मैं चलता हूं। देखिए, मैंने बताया था कि शनि, राहु, केतु क्रूर और पापी ग्रह हैं। सूर्य और मंगल जो है हमारे क्रूर ग्रह हैं, क्योंकि अग्नि तत्व है। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र ये हमारे सौम्य ग्रह हैं। और राहु, केतु हमने पहले ही बता दिया है कि ये क्रूर और पापी दोनों हैं, छाया ग्रह हैं वैसे ये। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। हम ये भी देखेंगे कि इन ग्रहों में कौन मेल है, कौन फीमेल है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मंगल, सूर्य, बृहस्पति ये मेल ग्रह हैं और ये पुत्र के कारक हैं। अगर सही दिशा, सही घर में ये बैठ जाते हैं, सही राशि में हैं, तो आप ये समझिए पुत्र प्राप्ति का योग जो है बनता है मंगल, सूर्य और बृहस्पति से। दूसरी हम बात करते हैं चंद्रमा, शुक्र, राहु, केतु, शनि, बुध ये सभी फीमेल ग्रह हैं। लेकिन इनमें चंद्रमा और शुक्र जो है वो पुत्री प्राप्ति के योग बनाते हैं। चंद्रमा और शुक्र अगर ये उसी के अकॉर्डिंगली अपने भाव में बैठे होंगे या जिस भी घर में बैठे होंगे, वहां से इनकी दृष्टि या इनका प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये पुत्री के कारक बनेंगे। दोस्तों, मैंने अभी दृष्टि की बात करी, तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। जैसे आज हम एक कुंडली ड्रॉ करते हैं। आप देखिए, सपोज मैं यहाँ 2 नंबर रखता हूं। 2 नंबर अगर आप राशि में देखें तो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के जो मालिक हुए, जो लॉर्ड हुए, वो हुए यहाँ पर शुक्रदेव। क्योंकि अगर राशियों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ, तो राशियों के स्वामी फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, इसको हम फिर रिपीट कर लेते हैं। मेष पहली राशि होगी, दूसरी वृष है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है जिसके स्वामी चंद्रमा है, 5वीं सिंह सूर्य, कन्या छठी है, इसके बुध हैं, तुला के शुक्र हैं, वृश्चिक के फिर मंगल हैं, धनु के बृहस्पति हैं, मकर के शनि हैं, और ये आपके कुंभ के शनि हैं, और मीन के बृहस्पति हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं ड्रॉ करता हूं। ये तीसरा यहाँ पर आएगा, 4, इसी के हिसाब से चलेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो दोस्तों देखिए, राशियां हैं ये राशियां। सेकंड जो है शुक्र देव जो हैं वो इसके लॉर्ड हुए, यानी प्राइम मिनिस्टर शुक्र देव है। और ये बाकी ग्रहों, बाकी जो घर हैं वो अलॉट करेंगे बाकी राशियों को उनकी नेचर के अकॉर्डिंग। आप बात समझ गए? इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। आज जो मुझे चीजें समझानी है, क्योंकि जब आप कुंडली विवेचन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे कोई आपसे राशि परिवर्तन की बात करेगा, नीच की बात करेगा, ऊंच की बात करेगा, आपसे बात करेगा कि ये जो है कुंडली में अगर हम बात करें कुछ राजयोग की, कि विपरीत राजयोग बन गया है, ऐसा हो गया है, ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले देखते हैं, सपोज मैं यहां पर गुरु को यहां बैठा दूं, तो गुरु राहु केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं से मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5।
यानी ये धन वाणी कुटुंब के भाव को देखेगा। छठी सातवीं दृष्टि यहाँ माता भाव को देखेगा, और सातवीं के बाद में आठवीं और नौवीं, ये नौवीं दृष्टि है, ये रोग ऋण शत्रु का डिपार्टमेंट है। यानी गुरु की दशा महादशा और अंतरदशा जब आएगी, इसके बारे में भी अभी मैं चर्चा करूंगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये इस तरीके की दशाएं होती है। इस पर लेक्चर मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जैसे ये हर एक ग्रह की, पहली बात तो सातवीं दृष्टि हर ग्रह की होगी। अब हम स्पेसिफिकली बात करें गुरु राहु केतु की, इनकी 5th, 7th और 9th, यानी जहां बैठे होंगे उसको पहला घर उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा, पहला। अब यहां से पांचवी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, ये धन वाणी कुटुंब को देख रहे हैं। 5, 6, 7 माता का भाव और गाड़ी बंगला इनका भाव है। 6, 7 सातवीं दृष्टि ये है। तो यहाँ की दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, ये आप ध्यान नोट कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिक भाव है, ये घर अच्छे हैं ही नहीं। अब हम अगली बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की दृष्टि 4th, 7th और 8th हाउस को ये देखते हैं। अभी मैं हल्का सा, अगर आप थोड़ा सा कहें, मैं मंगल देवता का एक प्लेसमेंट ऐसे ही करता हूं। सपोज मंगल को मैं यहां बैठाऊं, तो देखिए अभी अगर ऊंच नीच की बात करें तो मंगल 10वीं राशि में, यहां पर ये मकर राशि बोली जाती है, यहां उच्च के माने जाएंगे। तो उच्च के है तो एक तो भाग्य, जो भाग्य उदय है, पिता के साथ अच्छा संबंध रहेगा और भाग्य इतना अच्छा होगा, ये आपके लिए फायदा ही फायदा करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं यहां से इनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4, यानी विदेश जाने का योग बनाएंगे। खर्चा होगा लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम बंदा पराक्रमी होगा, अच्छी भाषा बोलने वाला होगा और ओजस्वी होगा। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं 4th, 7th की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां घर छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे, और 8 या माता के साथ में बहुत अच्छी उसकी बनेगी, माता को बहुत प्रेम करने वाला होगा, और आप इसमें समझिए उसके लिए धन प्राप्ति, जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ रहेंगी, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च के हो गए हैं। तो ये इस तरीके के कुछ प्लेसमेंट हैं जो हमें समझने हैं। अभी आगे मैं थोड़ा सा और चलता हूं और इनको धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। अभी हमने जो बात की है यहाँ पर, ये दृष्टि की बात करी है। दृष्टि के बाद अगली हम बात करते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता ही चुका हूं। मैं यहाँ पर देवताओं और दानवों के 2 ग्रुप बने हुए हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दानव टीम में है, और देवता की टीम में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति है। इनकी सबकी आपस में शत्रुता है। जब हम कुंडली बनाएंगे तो इन शत्रुता की भी बात करूंगा मैं आपसे। ये दोनों एंटी पार्टी हैं। बुध जो है यहाँ सभी के दोस्त हैं, सिवाय मंगल और चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा के साथ में इनकी शत्रुता है, मंगल के साथ तो अति शत्रुता है। अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो कुछ पॉइंट्स लिए हुए, उनको जरा देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मुझे आपको बताना, राशि परिवर्तन ये जिक्र होगा जरूर। जैसे यहाँ दूसरी जो ये लग्नेश जो है, दूसरा ये शुक्र की राशि है और 8वां ये मंगल की राशि है। सपोज मैं यहाँ इनको परिवर्तित कर दूं, मंगल को तो ले जाऊं यहाँ पर और ये शुक्र देवता को ले आऊं यहाँ पर, तो इसको दोस्तों राशि परिवर्तन बोला जाएगा। ये राशि परिवर्तन की तरफ इशारा करती है, और जब भी कभी राशि परिवर्तन की बात होगी तो तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं विपरीत राजयोग की। देखिए मैं आपको यहां बता दूं, जो मारक ग्रह हैं, क्योंकि कुंडली में अगर यहां पर है तो ये मारक ग्रह माने ही जाएंगे। कारक और मारक 2 वर्ड मैं अब अगली वीडियो से इस्तेमाल करूंगा और उनको बहुत प्रयोग में लाने वाला हूं। कारक और मारक। कारक का मतलब जो दोस्त हैं लग्नेश के, मारक जो लग्नेश के शत्रु हैं। और एक चीज आएगी सम। सम मतलब वो अपने कम फल देंगे, कम अच्छे फल देंगे, वो उनको मारक भी नहीं माना जा सकता। लेकिन कारक ग्रह भी कोई है तो उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सपोज कोई कारक ग्रह है और यहां बैठ गया तो बिल्कुल खराब हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं विपरीत राजयोग की। देखिए जो 7th राशि है यहां पर, ये किसको मिली हुई है? शुक्र देवता को, खुद लग्नेश को। तो यहां ये खराब रिजल्ट देंगे। ये 9th राशि है। 9th जो है बृहस्पति देवता को मिली है और पहली मंगल को मिली है। यानी यहां पर अगर प्लेसमेंट, जब तक इनमें से आप फिर समझिए त्रिक भाव का जो भी लॉर्ड है, अगर वो त्रिक भाव में ही बैठता है
तो ही विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। जैसे 7th राशि शुक्र को दी हुई है, 9th बृहस्पति देव को दी हुई है और पहली राशि हमने मंगल देवता को दी है। और सपोज मैं आपसे बात करूं, यहाँ मंगल देवता मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो अब ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई और मंगल जो है अब मारक नहीं होंगे। यहाँ हो सकता है ये मारक की कैटेगरी में थे, लेकिन अब यह अच्छे फल देंगे। या मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर मैं जो है थोड़ी देर के लिए बृहस्पति को ही यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो 9th, तो 6, 8, 12 का मालिक, देखिए छठा ये घर है, छठा, 8वां, 12वां घर का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा। तो अगर दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं, सूर्य के साथ कोई ग्रह अस्त तो नहीं है। हो सकता है, देखिए सूर्य के साथ अस्त के बारे में मैं अभी बताऊंगा। किसी ग्रह की डिग्री अच्छा है, सपोज यहाँ पर मैं अभी आपसे बात करता हूं चंद्रमा, मैं यहाँ बता रहा हूं चंद्रमा जो 2nd राशि है इसमें उच्च के होंगे। ठीक है दोस्तों, उच्च के होंगे, लेकिन अभी क्या है, अगर इनकी डिग्री 0, 1, 2 या 28, 29 हो गई है तो ये वो फल नहीं दे पाएंगे जो इनको देने चाहिए, अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। अब अगर मैं थोड़ी देर और बात करता हूं आपसे कि यहां पर अगर मैं थोड़ा सा किसी ग्रह को और ले लेता हूं और थोड़ा सा आपको समझाता हूं अस्त होने का, और यहां मैं थोड़ी देर के लिए अगर सूर्य को यहां ले लूं, ठीक है, और यहां पर सूर्य के साथ साथ मैं और किसी ग्रह को ले लेता हूं, यहां सपोज मैं मंगल को ही ले लेता हूं। अब आप ये देखिए, सूर्य की अगर डिग्री यहां पर कोई ग्रह मंगल, ये अस्त हो जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कब, अगर वो 9 से लेकर के 15 डिग्री तक का डिफरेंस सूर्य की उसमें रहेगा। सपोज मैं अभी जस्ट हल्का आपको समझा दूं कि सूर्य की डिग्री अगर यहाँ पर 25 है और मंगल की डिग्री 16 है, तो डिग्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन 25 में से अगर 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 आएगा। यहाँ पर 25 में 16 जब आप घटाएंगे तो 9 डिग्री पर ये मंगल अस्त हो जाएगा और वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आप बात समझ रहे हैं? या मैं आपको और दूसरा एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, मंगल यहां उच्च के हैं और यहां पर मैं सूर्य को थोड़ी देर के लिए बैठा देता हूं, और यहां पर बुध भी सपोज हम ले रहे हैं। यहां सूर्य की डिग्री चलिए 22 डिग्री मैंने ले ली, बुध की डिग्री जो है 3 डिग्री है, और यहां मंगल की डिग्री जो है थोड़ी देर के लिए 15 डिग्री ले लिया, तो 22 और 15 का डिफरेंस 7 आएगा। मंगल अस्त हो गया, जबकि बहुत अच्छा था, तो ये अपने उतने फल नहीं दे पाएगा। दूसरी अगर हम बुध की बात करें, बुध का और मंगल जो सूर्य का डिफरेंस होगा वो 19 होगा। अगर 22 में से 3 को आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, 19 होगा, तो बुध अस्त तो नहीं होगा, लेकिन बुध की डिग्री बहुत कम है। अब अगर बुध इस कुंडली के कारक है तो उनकी कारकता को बढ़ाने के लिए हम जो है कोई रत्न या जो है बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी जब दशा महादशा होगी उसके अकॉर्डिंग। ये आपको समझ में आया या नहीं, ये आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं युति। युति मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक ही घर में बैठ जाएं। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं ये शुक्र ले लेते हैं दोस्तों, और ये थोड़ा सा बृहस्पति प्लस शुक्र, तो ये युति है। तो युति का मतलब यह है कि इस घर में अपनी ये दशा और अंतर्दशा में उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर जो मंगल देवता हैं उनके घर में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो मंगल देवता के घर में बैठे हुए। अब देखना है कि मंगल के साथ इनकी शत्रुता है या मित्रता है और किस घर में ये बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये फल देंगे। फिर प्रतियुति। प्रतियुति का मतलब जैसे यहाँ पे मैं चंद्रमा अगर देखिए दोस्तों ये बना दूं, चंद्रमा ले लूं यहाँ पर, या यहाँ पर 8वीं जो राशि है इसका लॉर्ड कौन है, ये मंगल मैं यहाँ बैठा देता हूँ, और यहाँ पे चलिए बृहस्पति, तो ये मंगल और बृहस्पति की, क्योंकि ये अपने से 7वें घर को देखेगा, मंगल और बृहस्पति की प्रतियुति मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अभी दिशा बल मैं आपको बता चुका हूँ, महादशाओं के बारे में बता चुका हूँ। अब हम अगली बात करते हैं गोचर के बारे में।
तो देखिए दोस्तों, जब हम कुंडली की स्टडी करते हैं तो गोचर को भी देखते हैं। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक कुंडली बना करके दिखाऊंगा और उस कुंडली के अकॉर्डिंग फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको ज्ञान हो जाए इसके बारे में, आप मेरी बातों को समझ सके जो मैं समझा रहा हूं। तो गोचर में जो है आज का प्रेजेंट डे की डिग्री, आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर में कल आपको अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कुंडली देखते हैं, ठीक है। और वहीं गोचर के बारे में ये बताऊंगा। तो गोचर में हम केवल 4 ग्रहों को देखते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि को, क्योंकि यही ग्रह हैं जो लंबे टाइम तक राशियों में रहते हैं। जनरली अगर आप देखें, सूर्य 1 महीने में अपनी जो है दशा को चेंज करता है, और चंद्रमा जो है 2.25 दिन में ही चेंज कर देते हैं, और बुध जो है वो आपका 1.25 महीने लेता है। शुक्र और मंगल जो है 45 से 50 दिन लेते हैं, जो ये चलते हैं राशियों में विचरण जो करते हैं। राहु केतु 18 महीने लेते हैं। शनि करीब 7.5 साल लेता है, वो 2.5 साल की 3 अंतर पर, जिसको शनि की महादशा भी हम बोलते हैं। और बृहस्पति 13 महीने लेता है। इसीलिए बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को ही हम गोचर में देखते हैं और उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं केवल यहीं तक आपको बताऊंगा। और देखिए, मैं ये मान करके चल रहा हूं, पिछले अभी जो कुछ वीडियोस के रिस्पॉन्स मिले हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और जो लोग अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके पहले पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखें, तभी उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव।